नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रामश्री कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न जैसे मैंने लिया है, ग्रामश्री कविता में सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है। सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है। तो यहाँ पर आप चार विकल्प देख पा रहे हैं, तैलाक्त, तलाक्त, खट्टी खट्टी, मीठी मीठी, रोमांचित कर देने वाली। तो यहाँ पे आप देखें दो विकल्प सही हो सकता है, एक तैलाक्त और दूसरा रोमांचित कर देने वाली। लेकिन जो कविता के संदर्भ में बात करेंगे तो कविता के संदर्भ में आपका तैलाक्त यही विकल्प सही होगा, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, कवि ने ग्रामश्री कविता में कवि ने अलसी की कली को कैसा बताया है। अलसी की कली, अलसी तीसी, पन्ने जैसी, नीलम जैसी, सोने जैसी, पुखराज जैसी। अब यहाँ अलसी की कली को कैसे बताया है। अलसी की कली को यहाँ देखिए चार विकल्प दिए गए हैं, तो नीलम जैसी बताया है, आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। कैसे बताया है, नीलम जैसी बताया है, तो आपका बी विकल्प ही सही होगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, आम मंजरी कैसी लग रही है। कविता में, ग्रामश्री कविता में कवि ने आम मंजरी को किस तरह वर्णित किया है, कैसी लग रही है ऐसा बोला गया है। नीलम जैसी, मरकत जैसी, पुखराज जैसी, रजत स्वर्ण जैसी। तो यहाँ पर आम मंजरी जो है रजत स्वर्ण जैसी लग रही है। जब उस पर धूप पड़ रही है तो वह चमक उठी है, ऐसे लगता है जैसे चांदी की जाली हो, चांदी की सी उजली जाली। इस तरह से रजत स्वर्ण जैसी लग रही है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। टमाटर के लिए कविता में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मोटा, मखमली, लाल, मखमली व लाल दोनों। तो यहाँ पर टमाटर के लिए मखमली व लाल दोनों यह विशेषण प्रयोग किया गया है, मखमली व लाल दोनों। इस तरह से अगला प्रश्न आपका जो होगा, पांचवा प्रश्न, चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। अब चांदी की सी उजली जाली में अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार होगा। चांदी की सी उजली जाली, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं की सी, चांदी की सी। तो जब चांदी की सी बोला गया है या चांदी की सी बोला गया, इसका मतलब है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा। तो आपका बी विकल्प सही हो रहा है, बी विकल्प। इसी तरह से अगला प्रश्न है, ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है। ओस को मोती के समान, सोने के समान, जाली के समान, हरे रक्त के समान। ओस को कैसा बताया गया है। तो यहाँ ओस जो है हरे रक्त के समान है। जब वह हरे भरे पौधों पर ओस पड़ी है तो वह हरे रक्त के समान चमक उठी है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, हरे रक्त के समान। इसी तरह से अगला प्रश्न है, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलतीसी नीली। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलतीसी नीली। यहाँ पे अगर देखें, ध्यान से आपको देखना है, तो झांक रही तीसी नीली, ऐसे लग रहा है वह जिंदा हो गई है। तो जब इस तरह से प्रकृति की निर्जीव चीज़ों को जिंदा करके, सजीव करके दिखाया जाए,
ऐसे में कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण। आपका विकल्प हो जाएगा ए। तो आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? अब खेतों में हरियाली कैसी लग रही है, तो ध्यान देने की बात है। हरियाली कैसे लग सकती है, हरियाली कैसे होती है? चांदी जैसी, सोने जैसी, मखमल जैसी, मरकत जैसी। तो खेतों में जो हरियाली है वो मखमल जैसी है, मखमल सी कोमल हरियाली। जो पंक्ति है कविता में, आप उस पर ध्यान देंगे तो मखमल सी कोमल हरियाली स्पष्ट कहा गया है, मखमल सी कोमल हरियाली। इस तरह से मखमल जैसी लग रही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पंत की कविता का स्वर था। अब पंत की कविता का स्वर कैसा था यह बताना है। यहाँ प्रकृति प्रेम था, देश प्रेम था, ओज और वीरता था, भक्ति था। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और प्रकृति की अनन्य छवि को उन्होंने वर्णित किया है, अनुपम छवि को वर्णित किया है। इसलिए प्रकृति प्रेम, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि थे? अब पंत जो है किस वाद के कवि हैं? तो यहाँ आप देखा गया है कि 4 वाद दिए गए हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, छायावाद। अब पंत जो है छायावाद के कवि हैं। किस वाद के कवि हैं? छायावाद। छायावाद चतुष्टय में, चतुष्टय, छायावाद चतुष्टय में इनका नाम आता है चतुष्टय, जिसमें पंत हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा है। तो इस तरह से, और पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये चारों छायावाद चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस तरह से आप यहाँ पंत का विकल्प लगाएंगे कि पंत किस वाद के कवि हैं? छायावाद की। किस वाद के? छायावाद को। इस तरह से अगला प्रश्न है, कौन सी रचना पंत की नहीं है? अब यहाँ कौन सी रचना जो है पंत की नहीं है? स्वर्णलता नहीं है, स्वर्ण किरण नहीं है, स्वर्ण धूलि नहीं है, गुंजन नहीं है। ये 4 रचनाएं दी गई हैं जिसमें स्वर्णलता पंत की नहीं है, बाकी सभी पंत की रचनाएं हैं। यह नहीं है, बाकी यह भी है, यह भी है और गुंजन भी है। स्वर्णलता जो है पंत की रचना नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पूछा गया नहीं है मतलब स्वर्णलता नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस रचना पर मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य में योगदान देने के लिए 1968 में चिदंबरा रचना पर, 1968 में चिदंबरा रचना पर पुरस्कार दिया गया। 1968 में किस रचना पर? चिदंबरा पर। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। चिदंबरा रचना पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पाने वाले कवि हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पाने वाले, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए पाने वाले पंत जी हैं। इस तरह से याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है। हर कंपटीशन में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, या तो ज्ञानपीठ पूछा जाता है हिंदी का, या चिदंबरा पूछा जाता है, या हिंदी का प्रथम किसे मिला यह पूछा जाता है। इस तरह से हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पर किसे दिया गया यह भी पूछा जाता है। इस तरह से यह प्रश्न बनता ही है। अगला प्रश्न है, उन्हें किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया? पंत को किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार? अब सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना पर दिया गया पंत को? तो आप यहाँ
लोकायतन का चुनाव करेंगे। लोकायतन पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, लोकायतन पर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। अगर उनकी ये रचनाएं देखने से आपको तुरंत पता चल जाता है कि कला और बूढ़ा चाँद पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के कुमाऊं अंचल के कौसानी ग्राम में किस वर्ष हुआ? अब यहाँ कुमाऊं ग्राम बताया जा रहा है, कौसानी ग्राम बताया जा रहा है, कुमाऊं अंचल बताया जा रहा है, उत्तरांचल बताया जा रहा है। तो ये कई प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा बी विकल्प, 1900 में। 1900 में उन्हें जो है उनका जन्म कुमाऊं अंचल के कौसानी ग्राम में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से विख्यात सुमित्रानंदन पंत छायावाद चतुष्टय में शामिल प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अपनी रचना के माध्यम से, चिदंबरा के माध्यम से। इस तरह से आज के पाठ में यहीं तक। अगले पाठ में मिलेंगे नए विषय के साथ। आज के लिए यहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।